तो अगर अगर वल्नरेबिलिटी की बात करें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट में, तो जिन पेशेंट में हमको फ्रंटल लोब में सबसे ज़्यादा इंजरी देखी जाती है, जिस लोब में वो फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब में भी अलग अलग तरीके से इंजरी देखी जाएगी। अगर फ्रंटल लोब का एंटीरियर पार्ट डैमेज है तो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन और पर्सनालिटी चेंजेस देखे जाएंगे। अगर किसी पेशेंट में मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो इन पेशेंट में आपको कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया देखा जाएगा। और अगर पेशेंट में ब्रोकाज एरिया डैमेज है तो हमने सबसे ज़्यादा हमको एक्सप्रेसिव एफेरिया देखने को मिलेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रोकाज एरिया, तो उसकी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक। इसके बाद अगर ऑर्बिटल फ्रंटल में मसला है तो पेशेंट जो है अपने इमोशन एक्सप्रेस करने में अलॉन्ग विद सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल रेगुलेशन में मसला आएगा। ठीक। ये हमारा फ्रंटल लोब में चार चीज़ों में अगर मसला आएगा, अगर फ्रंटल लोब डैमेज होगा तो एंटीरियर अगर डैमेज हुआ तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और पर्सनैलिटी, अगर मोटर कॉर्टेक्स में हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया, और अगर ब्रोकाज एरिया हुआ तो एक्सप्रेसिव एफेजिया देखने। अगर हम सेकंड की बात करें, फ्रंटल के बाद हमारा टेम्पोरल लोब भी इफेक्ट हो रहा था। तो टेम्पोरल लोब में हमारे पास तीन एरिया मिल जाएंगे हमको, दैट इज मीडियल, वर्निक्स एरिया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड एमिगडाला। तो ये तीन एरिया जो है उनमें इफेक्ट मिले देखने को मिलेगा। अगर मीडियल में मसला होता है तो आपका सबसे पहले मेमोरी, दैट इज कंट्रोल बाय द हिपोकैम्पस। मेमोरी वाला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, एमनीसिया, डिमेंशिया और एमनेटिक डिसऑर्डर में हमारा कवर्ड है, उसको देख लीजिएगा। वर्निक्स एरिया की बात करें तो इसमें एक तरह से, जैसे इसमें एक्सप्रेसिव एफेरिया था, इसमें रिसेप्टिव एफेजिया देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विथ अगर एमेगडाला की बात करें तो एमेगडाला में आपका जो फियर का और इमोशन का प्रोसेसिंग फैक्टर जो होता है वो आपको अफेक्टेड देखने को मिल जाएगा। ये हमारे दो वल्नरेबिलिटी हमने कवर कर ली है, फ्रंटल एंड द टेम्पोरल लोब। इतनी सी बात समझ गए कि नहीं? इसके बाद की बात करें तो हमारे पास पैराइटल लोब बचता है। जब भी पैराइटल लोब में मसला होगा तो तीन चीज़ें देखी जाएंगी। पहला, अगर आपका सेंसरी कॉर्टेक्स डैमेज है या आपका स्पाशियल प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, जिसे नेग्लेक्ट कहते हैं, या तो पैरेक्सिक है, तो
प्रैक्सिया में आपको एप्रैक्सिया देखने को मिलेगा और स्पाशियल प्रोसेसिंग में आपको नेग्लेक्ट देखने को मिलेगा। अगर सेंसरी कॉर्टेक्स की हम बात करें तो इसमें जैसे हमारा फ्रंटल में मोटर कॉर्टेक्स में कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया था, तो इसमें भी यही सेम कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। चौथे और पांचवे की अगर हम बात करें, चौथा हमारा ऑक्सीपिट या ऑक्सीपिटल लोब आ जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल प्रोसेसिंग डैमेज होगी, इसके वजह से विजुअल फील्ड लिमिट हो सकती है, ये विजुअल फील्ड में अफेक्ट आ सकता है, डिफेक्ट दिख सकता है। पांचवे की बात करें सेरिबेलम, तो सेरिबेलम में पेशेंट में तीन चीजें दिखेंगे, अटैक्सिया, डिसआर्थरिया, ये दोनों टॉपिक करवा चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार, अलॉन्ग विथ ट्रेमर। ट्रेमर की वीडियो आ जाएगी, हमने आपको बताया था ट्रेमर डिस्टोनिया ये सब की वीडियो आखिरी में आ जाएगी। डिस्टोनिया की वीडियो मैंने बनाया था पर पता नहीं कोई ग्लिच था यूट्यूब में कि क्या था, तो उसके वजह से अपलोड ही नहीं हुई। 90% तक हुई, फिर फेल हो गई, फिर उसके बाद से मैंने भी वीडियो डिलीट कर दी थी, तो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं हुई। इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद ब्रेन स्टेम आता है, तो ब्रेन स्टेम में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्रेनियल नर्व के फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि इम्पेयर हो जाएंगे, ठीक है, along with posture consciousness and vital, along with posture consciousness and vital। एक एक को समझेंगे। क्रेनियल नर्व के फंक्शन में डिसफंक्शन आ जाएगा, ये सिंपल थॉट से समझ सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे डैमेज हो रहा है, कौन सा क्रेनियल नर्व डैमेज हो गया है। अगर हम पोस्चर की बात करें तो पेशेंट में डेकॉर्टिकेट या डेसिब्रेट दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अलॉन्ग विथ कॉन्शियसनेस में आपको पेशेंट में जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, इसे रास कहते हैं, ठीक है। वाइटल्स की बात करें तो वाइटल्स में रेस्पिरेशन और हार्ट रेट का इररेगुलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट का इररेगुलेशन देखने को मिलेगा। ये अगर ब्रेन स्टेम में मसला आता है। अगर हमारे कॉर्पस कलोसम में आता है, कॉर्पस कलोसम क्या होता है? ये लेफ्ट को राइट हेमिस्फेयर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपका जो है इंटर हेमिस्फेरिक डिसकनेक्शन हो जाएगा, जोड़ने का काम करता तो डिसकनेक्शन हो जाएगा। तो दोनों में आपस में जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर जुड़ते हैं हमारे ब्रेन के, उसमें डिसकनेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका उन्हीं साइट में देखने को मिलेगा जहाँ पे DAI हुआ है, ठीक है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुई है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये हमने मोटा मोटा सा सारी चीज़ों को समझ लिया है, ठीक। तो हम ये समझ गए कौन से ब्रेन रीजन में आएंगे, और ब्रेन रीजन में आएंगे तो सबसे वर्नरेबल एरिया कौन सा होगा।
अब हम बात करेंगे इसकी कि ये डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती क्या है। ठीक है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती क्या है। ठीक, अगर हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की बात करें तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का मेन मैकेनिज्म जब आता है जब किसी पेशेंट में आपको रोटेशनल स्लैश शियर फोर्स से इंजरी हुई हो। ठीक है, रोटेशनल या शियर फोर्स से इंजरी हुई हो। ये रोटेशनल और शियर फोर्स या तो एक्सिलरेशन के वजह से होगी, झटके से मोड़ दिया गया है गर्दन, ठीक, या तो डी एक्सिलरेशन की वजह से होगी। ठीक है, या झटके से रोक दिया गया हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की वजह से जो पेशेंट में दिक्कत आएगी वो उसके वाइट मैटर में जो ट्रैक्ट होते हैं उस पे जब यही शेयरिंग फोर्स पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स पे पड़ेगी, तब ये शेयर फोर्स वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स पे पड़ेगी। इसके वजह से एक्सोनल स्ट्रेचिंग होगी। ठीक, एक्सोनल स्ट्रेचिंग होगी। जब भी एक्सोनल स्ट्रेचिंग होगी तो ये बात समझिएगा कि एक्सॉन आपस में एक दूसरे से जो है वो ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रप्शन की तरफ आ जाएंगे। एक तरह से ये समझिए आपस में जो कनेक्शन उनका हो रहा है वो डिस्टरप्ट होने लगेगा। ठीक है, इसके वजह से धीरे धीरे करके पेशेंट में एक्सोनल स्वेलिंग आ जाएगी और इसी के बाद एक टर्म आपने सुना होगा जिसे कहते हैं वैलेरियन डीजनरेशन, ये शुरू हो जाएगा आफ्टर द एक्सोनल स्वेलिंग और द सेकेंडरी एसेक्टोमी। ओके, सेकेंडरी एक्सोटोमी, बेसिकली एक्सोटोमी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ घंटे बाद शुरू होगा और एक्सोनल स्वेलिंग उसी के बाद आती है और इसी के वजह से हमको वैलेरियन डीजनरेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इनके इन टोटल 3 ग्रेड होते हैं, 1 2 3। ठीक, अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइट मैटर इन्वॉल्व होता है, वाइट मैटर की तरह। सेकंड में हमारा कॉर्पस कोलोसम भी इन्वॉल्व हो जाता है और थर्ड में पूरा ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई। ठीक है, जब पूरा ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा तो उसका प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों अपने आप बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें पेशेंट में ये देखा गया है कि अक्सर करके जब भी ऐसे टाइप की इंजरी होगी तो पेशेंट किस में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, मतलब कि अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, अलोंग विथ कभी कभी ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलेंगे। ठीक, क्या देखने को मिलेंगे, ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलेंगे, पर मेजॉरिटी में कह सकते हैं कि नहीं, तो मतलब बहुत कम चांस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एपिड्यूरल से अलग कहा गया है क्योंकि एपिड्यूरल हेमाटोमा में दैट इज ईडीएच, ईडीएच में आपको ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा बीच में जागता है फिर सो जाता है। ठीक, तो हम कोमा की बात करें तो पेशेंट कोमा में जाने के बाद एक चीज और उसमें ये देखने को मिलेगी, जब कोमा से वापस आएगा तो उसका कॉग्निशन, कॉग्निटिव एबिलिटी अलोंग विथ
बिहेवियरल, ये कह सकते हैं कॉग्निशन डिफ्यूज हो जाएगा और बिहेवियरल डेफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तीन चीजें आपको क्लिनिकल फीचर में देखने को मिलेंगी, दैट इज CF। क्लिनिकल फीचर में ये तीन चीजें देखने को मिल जाएंगी। आप पैथोफिजियोलॉजी समझ गए हैं, आप प्राइमरी सेकेंडरी समझ गए हैं कि प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी में क्या होगा। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ाई थी, जैसे हमने बताया अभी आपको कि पेशेंट को कॉर्पस कोलोसम की इंजरी के बाद अगर कॉर्पस कोलोसम होता है तो आपको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी मिलेगी। ये ड्यू टू रोटेशनल या शेयर फोर्स की वजह से होती है, जब पेशेंट में एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन होता है। इसकी वजह से वाइट मैटर ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। जब वाइट मैटर ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो एक्सोनल स्ट्रेच होते हैं। इसके बाद जो होता है एक्सोटॉमी होती है। एक्सोटॉमी के बाद एक्सोनल स्वेलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, वैलेरियन डीजनरेशन। तो वैलेरियन डीजनरेशन आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टोटल 3 ग्रेड होते हैं इसके, जिसमें जब व्हाइट मैटर से इन्वॉल्व हो तो ग्रेड 1 कॉर्पस कलोसम हो, ग्रेड 2 द ब्रेन स्टेम हो, दैट इज द मोस्ट सीवियर ग्रेड, तो ग्रेड 3 में डाल देंगे। क्लिनिकल फीचर पेशेंट के साथ कोमा, कॉग्निटिव डिफ्यूजन और बिहेवियर डेफिसिट देखने को मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। हमने इससे पहले हर्निएशन सिंड्रोम के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, तो हर्निएशन सिंड्रोम क्या होता है, ये ब्रेन हर्निया क्या होता है, इनके क्या टाइप होते हैं, हम ये समझेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, पेशेंट के मैनेजमेंट कैसे करा जाए। हर्निया वाला पार्ट हमने आपको अभी समझाया है। ठीक है, अब हम इसके डेप्थ में चलेंगे कि पेशेंट में हर्निएशन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक, तो हर्निएशन सिंड्रोम में आपका जो मास है उसमें बहुत बड़ा सा कॉन्ट्यूजन बन जाता है। इसी की वजह से ब्रेन में हर्निया हो जाता है। इसके अगर कुछ टाइप समझना चाहें तो हमारे पास 4 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो है वो, ये आपको डेफिनेशन तो इतनी सी बात से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले तो हमको ये जानना है कि हर्निएशन कभी हमने जो समझाया था आपको वो इससे पहले समझ में आपको आया भी है कि नहीं आया है, वो जानना ज़रूरी है। ठीक, तो हर्निएशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सिंपल सा अगर हम समझे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ब्रेन टिश्यू का अपने नॉर्मल कंपार्टमेंट से। ठीक है, जहां नॉर्मली कोई भी ब्रेन टिश्यू रखा है तो अगर वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ऑफ ब्रेन टिश्यू, तो इसी को क्या कहते हैं, हर्निएशन सिंड्रोम कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें कुछ टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है अनकैल हर्निएशन। अनकैल हर्निएशन क्या होता है, जब भी कोई सुपरा टेंटोरियल मास, कौन सा, सुपरा टेंटोरियल मास जब भी कोई भी सुपरा टेंटोरियल मास लीजन के वजह से एक तरफ प्रेशर डालने लगे और इसके वजह से मेन आपको
ये जो सुप्रा टेंटोरियल मास है, इसमें लीजन आ जाए और ये क्रिएट करे एक तरीके का यूनिलैटरल प्रेशर, जो कि आपको यूनिलैटरल प्रेशर जो कि आपको मेनली जो सबड्यूरल हेमाटोमा, ट्यूमर, कॉन्ट्यूजन या एब्सिस में देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारा अनकस होता है, जो एक पार्ट होता है मीडियल टेम्पोरल लोब का इन दी टिप ऑफ पैरा हिपोकैम्पल जाइरस, अनकस जो होता है पार्ट होता है मीडियल टेम्पोरल लोब का, specifically in the medial temporal lobe it is present anteromedially, आगे और बीच में, anteromedially at the tip of para hippocampal gyrus। ठीक है, ये जब नीचे की तरफ पुश होने हो जाता है, ये जब नीचे की तरफ पुश हो जाता है और थोड़ा सा मीडियल चला जाता है थ्रू अ गैप known as tentorial notch pushed downward and medially through a tentorial notch then it's lead to the supratentorial mass। ओके, तो अगर हम एक कंप्लीट वे में समझना चाहें तो जब भी किसी पेशेंट में सुप्रा टेंटोरियल मास की लीजन की वजह से आपका यूनिलैटरल प्रेशर बढ़ जाए और इसमें बेसिकली जो सुप्रा टेंटोरियल मास है वो तब बने तब अनकस जो होता है ब्रेन का पार्ट, जो कि मीडियल टेम्पोरल लोब में पाया जाता है और एंटीरियरली एट द टिप ऑफ पैरा हिपोकैम्पल जाइरस में, मेजरली ये लोकेशन है मीडियल टेम्पोरल, ठीक, मीडियल टेम्पोरल लोब के एंटीरियरली मीडियल एट द टिप ऑफ पैरा हिपोकैम्पल जाइरस, इस पार्ट में पाया जाने वाला अनकस जो है जब डाउनवर्ड की तरफ पुश होके थोड़ा सा मीडियल चला जाए, वो रास्ते से जो कि टेंटोरियल नॉच है, नॉच का मतलब समझ है, टेंटोरियल नॉच के रास्ते से अगर चला जाए, एक रास्ता मतलब एक छोटे से नॉच के थ्रू वो पास हो जाए, तो उसी को क्या कहा गया है, अनकल हर्निएशन कहा गया है। अगर इन डेप्थ समझना चाहें हम और इसके डेप्थ में समझना चाहें तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये जब आपका टेंटोरियल नॉच के थ्रू सुपरा टेंटोरल मास बन के लीजन करेगा या यूनिलैटरल प्रेशर डालेगा, तो इस प्रेशर के वजह से कंप्रेशन कहाँ पे आएगा, अब ये समझते हैं। प्रेशर डाल रहा है तो जब जहाँ पे प्रेशर डालेगा वहां पे जब आप कोई भी चीज प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो दूसरा पार्ट कंप्रेस होगा। कौन कौन सा पार्ट कंप्रेस होगा, हमारा क्रेनियल नर्व 3,
कंप्रेस हो जाएगा। क्रेनियल नर्व 3 हम लोग जानते हैं कौन सी नर्व होती है, ऑल फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, ट्रिपल ओ ऑक्यूलो मोटर नर्व। ये जो ऑक्यूलो मोटर नर्व है ये आपके टेंटोरियल सेरिब्लाई से रन करती है और इसी के वजह से सबसे पहला कंप्रेशन आपका क्रेनियल नर्व थर्ड का देखा जाएगा। इस क्रेनियल नर्व थर्ड के कंप्रेशन में आपको दो चीजें लॉस देखने को मिलेंगी। पहला, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और फिक्स्ड प्यूपल देखने को मिलेगी। ये जो होगा वो इप्सिलेटरल साइड में होगा, ये समझ के रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ IL इप्सिलेटरल, ठीक है, सेम साइड। यही एक सबसे पहला साइन आपको हर्निएशन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, दैट इज प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन और फिक्स प्यूपल ऑन द इप्सिलेटरल साइड अफेक्टिंग द ऑक्यूलोमोटर नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व थर्ड। सेकेंड चीज की कंप्रेस की बात करें तो ये हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को भी करेगा। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में जब भी कोई मसला आएगा या अनकस जाके कंप्रेस करेगा तो आपको कंप्रेशन मेनली उसी सेम साइड के सेरिब्रल पेडेंसिल्स में देखा जाएगा, ठीक है, इप्सिलेटरल सेरिब्रल पेडेंकल। यहीं से हमारे सारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर ट्रेवल करेंगे और क्रॉस करते हैं पिरामिडल डिस डिसेक्शन एट द मेडुला। डिसेक्शन का मतलब ये होता है कि एक रास्ता रोटेट कटा हुआ रहता है, उसी के थ्रू मेडुला में ये जाएंगे। सो कभी भी अगर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमेशा ये कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस और कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया दैट इज कॉन्ट्रालेटरल रीजन की वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको देखिए आप बड़ा करके नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मैं जगह की वजह से जो है थोड़ा सा कम लिखता हूँ। ये हमारा पहला कंप्रेशन क्रेनियल थ्रेड, दूसरा कॉर्टिकोस्पाइनल। अगर कभी हमारा ब्रेन स्टेम में हो जाए कंप्रेशन, क्योंकि भैया हर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हमने ग्रेड 1 2 3 में समझाया था, ठीक है, पहले में वाइट मैटर, दूसरे में कॉर्पस क्लोसम, तीसरे में ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो तीनों ग्रेड के हिसाब से अगर ये बात आप समझिए, तीनों ग्रेड के हिसाब से तीनों ग्रेड में सबसे ज्यादा सीवियरिटी किसकी थी, आपके ब्रेन स्टेम की थी, दैट इज ग्रेड 3। चाहे वो डिफ्यूजन एक्सोनल इंजरी हो चाहे कोई भी हो, अगर ब्रेन स्टेम तक मसला आ जाता है तो ज्यादा चीजें इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर अनकस जो है उसका कंप्रेशन ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाए तो आपके जो हमने रैस पढ़ाया था, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये भी कंप्रेस होने लगेगा। जब रैस
प्रोग्रेस करते करते जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है हमारा किसमें, मिड ब्रेन में और पॉन्स में, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। रेस जो है वो प्रेजेंट है मिड ब्रेन और अपर पॉन्स में, ठीक है। इनका कंप्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा था, सीधा कोमा में जाएगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा। अगर इस अनकॉन्शियस को नहीं सही किया गया तो इसी कोमा के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके बाद अगर हम और डेप्थ में जाना चाहें तो हमको पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का कंप्रेशन देखने को मिलेगा। इसका पीसीए का कंप्रेशन देखने को मिलेगा। जो पीसीए होती है ये आपके टेंटोरियल एज क्रेनियल नर्व 3 के पास से ही पास करके जाती है। और जब अनकल हर्निएशन होता है तो अनकस इसे भी कंप्रेस करेगा। तो इसके वजह से जो पेशेंट होते हैं उनमें कभी कभी ऑसिपिटल लोब में इंफाक्ट तक पड़ जाता है, इंफाक्शन हो जाता है, ऑसिपिटल लोब का इंफाक्शन हो जाता है। तो जब भी ऑसिपिटल लोब का इंफाक्शन होगा तो आपको, हमने एक टर्म पढ़ाया था कॉन्ट्रालेटरल, मतलब अपोजिट साइड बाहर के, होमोनिमस हेमिएनोपिया, ये हम पढ़ा चुके हैं ये टॉपिक, ठीक है, ये पूरा समझा चुके हैं। ठीक, तो इसको देख लीजिए। तो ये चीज आपको उस पेशेंट में जिनको पीसीए कंप्रेशन की वजह से ऑसिपिटल लोब में इंफार्क्ट हुआ तो उस पेशेंट में कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम किसी ट्रायड की बात करें या एक साइन की बात करें कि ये साइन हमको कैसे और मिल सकते हैं, तो हमारा एक चीज होती है दैट इज कुशिंग्स ट्रायड। इसका आपने कई जगह नाम सुना होगा अगर पढ़ते लिखते होंगे। तो इसमें आपकी 3 चीजें देखी जाती हैं, दैट इज हाइपरटेंशन, दैट इज हाइपरटेंशन along with ब्रेडिकार्डिया, दैट इज बीसी, ठीक है। उसके साथ साथ इररेगुलर रेस्पिरेशन भी देख सकते हैं पेशेंट में। तो हाइपरटेंशन का जो रीजन होता है ये जब देखने को मिलेगा, ये इसका पूरा मैकेनिज्म इसलिए होता है कि वैसोमोटर सेंटर जो मेडुला में जब भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये एक सिंपैथेटिक आउटपुट देंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसके वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा और हाई सिस्टोलिक और लो डायस्टोलिक बीपी देखने को मिलेगा, दैट इज हाई सिस्टोलिक एंड लो डायस्टोलिक बीपी देखने को मिलेगा ड्यू टू दी पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द मेडुला दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू द इशेमिया। इशेमिया की वजह से मेडुला ने रिस्पॉन्ड करा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जो सिंपैथेटिक आउटपुट था वो हाइपरटेंशन के रूप में आया जिसमें हाई सिस्टोलिक एंड लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यही की है, समझ रहे हैं, यही एक की है कि हाई सिस्टोलिक और लो डायस्टोलिक। ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया में जो हाइपरटेंशन आपका यही बढ़ा हुआ है, ये जब बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा तो आपका अपने आप वेगल रिफ्लेक्स बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? वेगल
रिफ्लेक्स बढ़ा देगा। तो इसके वजह से यही हाइपरटेंशन डिटेक्ट करने के बाद की बात बता रहे हैं, जो बैरो रिसेप्टर होते हैं वो जैसे ही डिटेक्ट करेंगे हाइपरटेंशन को तो एक वेगल रिफ्लेक्स बढ़ा देते, उन्हीं वेगल रिफ्लेक्स बढ़ने की वजह से आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल जाएगा। इसी को कहते हैं कशिंग ट्राइड्स। ठीक है, इसका हो सकता है इसके बाद हम इसके और डेप्थ में वीडियो बनाएं। अभी कशिंग ट्राइड्स को तो हम हर्निएशन के लिए समझा रहे थे। बट एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कशिंग ट्राइड्स दिखते टाइम बहुत लेट हो चुकी होती है और ये एक साइन होता है कि भैया आईसीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू दी हर्निएशन, और तुरंत इंट्यूबेट करके पेशेंट को सर्जरी के लिए भेज दिया जाए ताकि कंप्रेशन कम हो सके। ठीक है, तो हर्निएशन का पहला अनकल हर्निएशन समझ में आ गए। अब इसके बाद हम सेंट्रल हर्निएशन की बात करेंगे। कि सेंट्रल हर्निएशन होता क्या है। इसको कॉज करने का मेन वजह बाइलेटरल या तो डिफ्यूज टाइप का सुपरा टेंटोरियल प्रेशर, बाइलेटरल और डिफ्यूज सुप्राटेंटोरियल प्रेशर के वजह से जब सेरिब्रल एडेमा या कॉन्ट्यूजन, सेरिब्रल एडेमा या कॉन्ट्यूजन, किसी किसी पेशेंट में हाइड्रोसिफेलस देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि इनको जो है सेंट्रल हर्निएशन। मैकेनिज्म इसका समझना बहुत आसान है, जैसे कि हमारा अनकल हर्निएशन था जो लैटरल और एसिमेट्रिक चल रहा था। सेंट्रल में सिमेट्रिक और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक सिमेट्री में अगर ऊपर से नीचे हो रहा है तो ऊपर से नीचे होगा, बस ऊपर से नीचे, ना कि ऐसे क्रॉस में या वैसे। ठीक है, अनकल में ऐसा नहीं था, हमारी जो नॉच थी, ठीक है, टेंटोरियल नॉच, उसके थ्रू हो रहा था, क्रॉस में भी जा सकता था, ब्रेन स्टेम भी कवर कर रहा था, कॉर्पस कोलोसम का एरिया भी था। ठीक है, पीसीए वगैरह भी कंप्रेस हो रही थी। तो अगर हम सेंट्रल हर्निएशन की बात करें तो ये सिर्फ एक मिड लाइन से पकड़ के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायइंसेफेलॉन, डायइंसेफेलॉन में क्या क्या आता है आपका, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो सिमेट्रिक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, सिमेट्रिक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट of diencephalon, that is, diencephalon क्या होता है, that is thalamus and hypothalamus। तो symmetric downward displacement of diencephalon that consists of thalamus and hypothalamus through the tentorial notch compressing the midbrain centrally। थैलमस, डायइंसेफेलॉन, थैलमस और हाइपोथैलमस थ्रू टेंटोरियल नॉच, वही सेम टेंटोरियल नॉच आ गई है,
टेंटोरियल नॉच, बट इसमें जो है आपका मिड लाइन में जो पार्ट पाया जाता है दैट इज मिड ब्रेन, सेंट्रली मिड ब्रेन, थ्रू द टेंटोरियल नॉच कंप्रेसिंग मिड ब्रेन सेंट्रली। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि इसमें जो है वही सेम मैकेनिज्म होगा, बट कंप्रेस मिड ब्रेन अपने सेंटर पे होगा। उसमें जैसे क्रेनियल नर्व उधर से किनारे से गुजर रही तो उसमें भी आ गया, बट इसमें सेंट्रल हर्निएशन होगा जिसमें कि सेंट्रली मिड ब्रेन कंप्रेस होगा। ठीक है, इसमें जब भी पेशेंट, अब मिड ब्रेन में क्या क्या पार्ट आते हैं, सबसे पहला हम मिड ब्रेन में अपना डाइंसेफेलोनी अगर उठा लें, फिर हमारे पास मिड ब्रेन आता है, फिर हमारे पास पॉन्स आता है, फिर मेडुला आता है। ठीक, तो अगर हम डाइंसेफेलॉन की बात करें तो डाइंसेफेलॉन में पेशेंट में रिएक्टिव प्यूपल्स स्मॉल हो जाएंगे, रिएक्शन ऑफ प्यूपल्स बहुत स्मॉल हो जाएगा, रिएक्टिव स्मॉल रिएक्टिव पीपल दिखेंगे, along with bilateral Babinski sign, along with bilateral Babinski sign। ठीक है, अब बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में आपको प्यूपल मिड पोजीशन पे फिक्स देखने को मिलेंगे, और इसमें पेशेंट का डीसेरिब्रेट पोस्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसेरिब्रेट पोस्चर हो जाएगा। इसी के वजह से हाइपर वेंटिलेशन भी हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये एक सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। अगर हम पॉन्स की बात करें, पॉन्स में भी हमको फिक्स्ड प्यूपल देखने को मिलेगा। और देखिए लोकेशन अलग अलग, उसमें स्मॉल रिएक्टिव प्यूपल है, मतलब हल्का सा रिएक्शन दे रही है, इसमें मिड में फिक्स है, इसमें एकदम फिक्स है। ठीक है, अलोंग विथ फ्लैसिडिटी। मेड्यूला की अगर हम बात करें तो इसमें प्यूपल डाइलेटेड रहेंगे बट स्टिल मूवमेंट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? डाइलेटेड फिक्स्ड प्यूपल। प्यूपल तो फिक्स रहेंगे बट डाइलेटेड रहेंगे, नॉट कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और इसी के वजह से पेशेंट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब डायलेटेड फिक्स प्यूपल के साथ साथ एटैक्सिक ब्रीथिंग भी मिलेगी, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चांस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चांस बढ़ जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई सेंट्रल हर्निएशन में। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के चांस बढ़ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा डेंजर टाइप का है। ठीक है, एज कंपेयर टू दी अनकल हर्निएशन, क्योंकि इसमें आपका डाइंसेफेलॉन इंक्लूडिंग थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, मेड्यूला में जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाला मसला है ये मुश्किल कर सकता है पेशेंट में, तो इसका सिवियरिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अनकल। अंकल, अंकल, अनकस, अंकल, ये अंकल जैसा क्यों लगा? इसको अंकल हर्निएशन कहो, ज्यादा अच्छा है।
थर्ड हमारे पास जो हर्निएशन है उसे कहते हैं टॉन्सिलर हर्निएशन। क्या कहेंगे? टॉन्सिलर हर्निएशन कहेंगे। ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट टाइप का हर्निएशन होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का सेरेब्रल हेमाटोमा, एब्सेस या ट्यूमर जो है, उसके वजह से जो ये कंटेंट होता है, ट्यूमर, एब्सेस या हेमाटोमा, ये पुश करा जाता है नीचे की तरफ, और ये पुश जो होता है, हर्निएशन जो होता है, ये फोरामेन मैग्नम के वजह से होता है, मतलब फोरामेन मैग्नम के थ्रू होता है। फोरामेन मैग्नम सिर्फ एक ऐसी ओपनिंग है जिसके थ्रू बाकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नीचे जाते हैं। तो ये एक ओनली ओपनिंग इन द बेस ऑफ स्कल है। तो इसीलिए जब भी ये कंप्रेस होती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर और क्रेनियल नर्व, ये तीनों चीज अफेक्ट हो जाती है। तो टॉन्सिलर हर्निएशन सबसे ज्यादा डेडलीस्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो सेरिब्रल टॉन्सिल्स होती है, क्या होती हैं? सेरिब्रल टॉन्सिल्स होती हैं, जो कि इंफीरियर लोब में पाई जाती हैं सेरिब्रम बरम के। ये नीचे की तरफ हर्निएट करने लगती हैं, नीचे की तरफ हर्निएट करने लगती हैं। किसके थ्रू करती हैं? फोरामेन मैग्नम के थ्रू करती हैं। फोरामेन मैग्नम इज द ओनली ओपनिंग ऑफ योर स्कल एट द बेस ऑफ द स्कल की बात करें, सिर्फ ओनली ओपनिंग वही है। तो इन पेशेंट में जब ये सेरिब्रल टॉन्सिल ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, हेमाटोमा इज पुश्ड डाउनवर्ड थ्रू अ फोरामेन मैग्नम, ठीक है, तो इसके वजह से जो हर्निएशन होता है उसे टॉन्सिलर हर्निएशन कहते हैं। और ये हर्निएशन इस लेवल का होता है कि आईसीपी, जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है, वो एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। इसी एक्सट्रीमली हाई के वजह से पेशेंट जब भी डॉक्टर्स के पास आता है तो पेशेंट उस डॉक्टर उस पेशेंट का तुरंत एलपी करने को कह देते हैं, ताकि इंटरक्रेनियल प्रेशर को डाउन किया जाए। बट जब तक आप एलपी नहीं करेंगे, जब तक सीटी या एमआरआई नहीं आ जाता है, क्या नहीं आ जाता? सीटी या एमआरआई आप नहीं करवा लेते पेशेंट का। तो इट इज नॉट contraindicated, but it is not indicated to do an ICP, to do a LP in the higher ICP in a case of tonsillar herniation. If you have any suspect of having tonsillar herniation in a patient, so there is a raised ICP, but it is not indicated to do a LP. But that's the only procedure of doing an LP to lower the ICP, because the opening foramen magnum is blocking is being blocked by the cerebral tonsil caused due to the herniation of the subdural hematoma, abscess, tumor, ठीक है। तो a posterior fossa mass is went into the cerebral tonsil, then through which it went into foramen magnum, and that mass stuck at the foramen magnum, increasing the intercranial pressure, leading to lumbar puncture condition. But if you have suspected a tonsillar herniation, so lumbar puncture is not indicated. Instead, it is contraindicated. In many textbooks, it is contraindicated to do an LP.
you have to do an LP after the CT और MRI comes of the patient, ठीक है। CT और MRI के बाद ही आप पेशेंट का LP करेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आई। मेनली जो हमारा मिड ब्रेन का नीचे का पार्ट होता है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसमें मेन कंप्रेशन होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा आप जानते हैं आपका हार्ट का और रेस्पिरेटरी रेट सेट करने के काम आता है। तो आपके जो कार्डियो वैस्कुलर सेंटर होते हैं अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं एंड इसके साथ साथ क्रेनियल नर्व 9, 10th और 12th, इनमें दिक्कत आ जाती है। अगर कार्डियो में आएगा तो कार्डियक अरेस्ट दिख जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट इसमें दिख जाएगा, और अगर इन तीनों में मसला आएगा तो पेशेंट में क्या दिखेगा, बल्बर पाल्सी। पेशेंट कम टू you have seen a patient of bulbar palsy showing a clinical symptoms of a bulbar like face. A bulbar like face is like a puffy face in which the tongue is protruded outwards of the face like the so a patient will see like have a clinical feature like this. So that's the bulbar palsy. It is when the cranial nerve 9, 10 and 12 are affected. So a patient might complain of sudden headache or neck stiffness or apnea. Sudden headache in basically the occipital region. Sudden occipital headache, okay, along with apnea, or the patient complains basically of neck stiffness, basically neck stiffness. So आप ये नहीं सोचेंगे इसको सर्वाइकल है, ठीक है, बहुत उससे गधे हैं, सर्वाइकल है, आओ रिलीज कर दे, हो गया रिलीज, खत्म हो गया खेल। इस सब में आपने ट्रैक्शन देकर रिलीज किया तो और आपका जो सेरिब्रल टॉन्सिल से नीचे और मसला जो जाना है, ब्रेन एब्सेस ट्यूमर जो भी जितने भी आपके टिश्यू जो थे, ठीक है, वो और नीचे फोरामन मैग्नम में आगे फंस जाएंगे तो पेशेंट एकदम सीधा ही ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा जो है दिमाग खोल के पेशेंट देखा करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, दैट इज टॉन्सिलर हर्निएशन। अब इतनी सी बात टॉन्सिलर हर्निएशन की समझ में आ गई। टॉपिक हो जा रहे हैं बहुत बड़े, क्या करें, कवर कराएं कि ना कराएं, कभी कभी लगता है कि छोड़ते छोड़ते आधा अधूरा पढ़ाएं, क्या कवर ही ना कराएं। इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनता, व्यूज आएंगे 2, 1, 3 व्यूज, इतने बेहतरीन नंबर में व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, तो उससे और मन करता है कि और छोटी वीडियो बनाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज सब फैल्काइन और सिंगुलेट हर्निएशन। सिंगुलेट हर्निएशन की अगर हम बात करें तो इट इज डन when a unilateral frontal or parietal mass lesion is pushed into cingulate gyrus, ठीक है, under the flagellum cerebri and compresses the ACL. So a unilateral frontal or parietal mass lesion, a unilateral frontal slash parietal mass lesion is pushed in ठीक है।
pushed in cingulate gyrus compressing the ACA along with the main branches of the ACA will be pericallosal and callosomarginal. Okay, that is pericallosal and callosomarginal. That are the two branches of the ACA that are being mostly affected by the cingulate herniation. Okay, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके वजह से पेशेंट में आपका जो लेग है, मतलब हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रालेटरल साइड लेग वीकनेस आ जाएगी along with मिड लाइन का 5 mm से ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलेगा बस। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये एक सिंपल सॉर्टेड सा पूरा सिंड्रोम हर्निएशन के, जो ब्रेन में जितने टाइप के हर्निएशन होते हैं उसके बारे में समझा दिया गया है। क्लिनिकल फीचर आपको पता है कि टीबीआई के क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो जाएंगे, क्योंकि डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हर एक क्लिनिकल फीचर सबको कंबाइन करके आप टीबीआई में डाल सकते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में डाल सकते हैं। हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, मेमोरी डिफिकल्टी, ठीक है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक, उसके साथ साथ कंफ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, लाइट सेंसिटिविटी, नॉइज सेंसिटिविटी, वोकल डिस्टरबेंस, वोकल नॉइज और लाइट, ये तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब में मसला आ जाएगा। ठीक, सिम्टम्स इसके कंकशन होने के बाद 3 महीने तक चलते हैं। ठीक, मॉडरेट टीबीआई हमने आपको बताया था 9 से 12 के बीच में होती है और 1 से 24 घंटे का टाइम होता है। इसमें पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेगा, मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है। ठीक है, सीवियर टीबीआई में जीसीएस और कम हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें करी जाएं। कोमा में जाने का बहुत चांसेस होता है पेशेंट का। टेक्टोरेट और डेसिबरेट दोनों चीज़ें मिलती हैं हमको। क्या क्या मिलती हैं? अगर सीवियर केस आ गया हमारे, हमको देखना है सीवियर टीबीआई में आपका ग्लाउकोमा स्केल में 8 से कम हो जाएगी उसकी रेटिंग, 8 से कम हो जाएंगे जैसे उसकी ग्रेड, तो उसकी पोस्चरिंग में दो चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज जो दिखेगी उसको डिकॉर्टिकेट कहते हैं, डिकॉर्टिकेट कहेंगे, और दूसरा डीसेरिब्रेट कहेंगे। ठीक है, डीसेरिब्रेट कहेंगे। ठीक है, तो डिकॉर्टिकेट में आर्म फ्लेक्स और लेग्स एक्सटेंडेड रहेंगे। ठीक है, और जो कॉर्टिकन स्पाइनल ट्रैक्ट का रीजन होगा वो रेड न्यूक्लियस के नीचे होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से, सिंपल सॉर्टेड सा, और डीसेरिब्रेट से अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस का मतलब ट्रीटमेंट इसका ज्यादा अच्छे से होता है। तो आर्म फ्लेक्स, लेग एक्सटेंडेड, और जो लीजन होगा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के नेक रेड न्यूक्लियस के नीचे होगा। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट लीजन बिलो रेड न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं?
डिकॉर्टिकेट। ठीक, डीसेरिब्रेट की बात करें, डीसेरिब्रेट में बस आर्म एक्सटेंड आप कर दीजिए, लेग एक्सटेंड ही रहेगा, अलोंग विथ इसके साथ साथ आपको वेस्टिबुलर ट्रैक्ट जो है वो अनअपोज्ड मिलेगा, और लीजन जो मिलेगा बिलो रेड न्यूक्लियस मिलेगा। किसके रेड न्यूक्लियस के नीचे मिलेगा ये समझिए। ठीक, आपको या तो एकदम ब्रेन स्टेम पे मिलेगा या तो उसके नीचे मिलेगा। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बिलो था रेड न्यूक्लियस। ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का लीजन अबव रेड न्यूक्लियस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, उसमें अबव उसमें बिलो। ठीक है, इसमें बिलो मिलेगा आपको रेड न्यूक्लियस के। ठीक है, CSTL के बिलो मिलेगा, बिलो रेड न्यूक्लियस, या तो एट लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस या तो बिलो। ठीक है, तो डीसेरिब्रेट में आर्म एक्सटेंडेड और लेग एक्सटेंडेड रहेंगे, जो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट का लीजन रहेगा वो बिलो बिलो न्यूक्लियस और एट द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, इसका ज्यादा वर्स प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू उसके डिकॉर्टिकेट की। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, डीसेरिब्रेट का प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है। ठीक है, तो ये हमने बात समझ ली है सारी। ठीक, इसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीटी पहले, सबसे ज़्यादा सीटी का होता है कि आपको ये पता चले एपिड्यूरल है, सब ड्यूरल है, कंट्यूजन है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, स्कल फ्रैक्चर है, मिड लाइन शिफ्ट है, रेज्ड एसीपी है। तो आप क्या कराएंगे, पेशेंट को कहेंगे सीटी के लिए। सीटी में आपका ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, या तो ईडीएच या एसडीएच या कॉन्ट्यूजन या एसएएच या स्कल फ्रैक्चर या तो रेज्ड आईसीपी या तो मिड लाइन से शिफ्ट। ठीक, ये सब सारी चीजें दिख जाएंगी। इतनी सी बात समझ में आई। एमआरआई अगर पेशेंट का करा रहे हैं तो एमआरआई में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डाई देखने को मिल जाएगा। डाई क्या है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। ठीक है, अलोंग विथ कॉन्ट्यूजन ब्रेन स्टेम इंजरी या पोस्टीरियर फोसा में कोई मसला आ रहा है। ठीक, T1 अगर कराते हैं एमआरआई तो स्ट्रक्चर दिखेगा, T2 फ्लेयर के साथ कराते हैं तो एडेमा कॉन्ट्यूजन दिखेगा, T2 विथ जीआरआई और SW1 कराते हैं तो माइक्रो ब्लीड और डाई डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी दिखेगी, DW1 कराते हैं तो आपको एक्यूट इशीमिया दिख जाएगा, और DTI कराते हैं तो व्हाइट मैटर ट्रैक की इंटीग्रिटी खराब हुई है कि सही है वो दिख जाएगा। तो इन टोटल ये इतनी सी बात समझ गए। तो अगर हम सीक्वेंशियल कराएं, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया हमारा, T2 भी जो होगा फ्लेयर के साथ होगा, और अगर T2 GRI के साथ हो रहा है, GRE के साथ हो रहा है, ये तो फ्लेयर वाला होगा। ठीक, तो हमको क्या क्या चीजें मोटी मोटी सी देखने को इसमें मिल जाएगी। ठीक, कि T1 में आपका स्ट्रक्चरल दिख जाएगा आपको, T2 में आपका एडेमा दिख जाएगा। ठीक, वो लगा दो क्या जा रहा है, T2 GRE में आपका क्या दिख जाएगा, माइक्रो ब्लीड, और DW1 में इस्कीमिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये एक इन टोटल हमारा, इस सीटी का नहीं बता रहा हूं मैं, एमआरआई का बता रहा हूँ। सीटी में तो आपको बता दिया है ना, तो ये एमआरआई का बता रहा हूँ। T1 में स्ट्रक्चरल, टी टू में T2 का फ्लेयर करा रहे हैं तो एडेमा, T2 जीआरई करा रहे हैं तो माइक्रो ब्लीड, DW1 करा रहे हैं तो इशीमिया, और अगर हम DTI करा रहे हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा, व्हाइट मैटर की इंटीग्रिटी कैसी है। इतनी सी बात समझ में। सो हमने ये समझ लिया कि एमआरआई में कैसे हम टीबीआई देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम ये समझेंगे कि टीबीआई में रिहैबिलिटेशन कैसे होगा। ठीक, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं।
प्रिंसिपल्स ना समझ के हम ये समझें कि पेशेंट में एग्जैक्टली चीज़ें क्या करानी है, उसके हिसाब से ही हम बाकी चीज़ें कराएंगे। तो सबसे पहली चीज़, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको असेस करना पड़ेगा, एक तरह से असेसमेंट लेना पड़ेगा पेशेंट का। सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे, कॉन्शियसनेस प्लस कॉग्निशन कैसा है। कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन हम जीसीएस और एरलास से देखेंगे। एरलास हमारा रैंचो लॉस अमीगो स्केल होती है, ये कॉग्निटिव एबिलिटी बताती है। इसमें ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 लेवल्स होती हैं, उसी के बीच में चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 1 में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सारी चीज़ें पैसिव होंगी। 2 में जनरलाइज रिस्पॉन्स रहेगा। 3 में लोकलाइज रिस्पॉन्स रहेगा। जनरलाइज लोकलाइज में फ़र्क ये है कि अगर आप हाथ उठाने को कहेंगे तो पूरा हाथ पेशेंट उठाएगा, सिर्फ हैंड नहीं उठाएगा। अगर आपने हैंड उठाने का तो पूरा हाथ के साथ हैंड उठाएगा, इसे जनरलाइज है। तो लोकलाइज जब होगा, जब पेशेंट से आपने कहा हाथ ऐसे फ्लेक्स करो, रिस्ट फ्लेक्स करो, तो रिस्ट फ्लेक्स कर पाएंगे। ठीक है। अलॉन्ग विथ अगर लेवल 4 की बात करें तो कंफ्यूज और एजिटेटेड होगा, और लेवल 5 में ये कंफ्यूज जो होगा वो ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट होगा। लेवल 6 कंफ्यूज्ड अप्रोप्रिएटली। तो 4, 5 और 6 जो है कंफ्यूजन के बारे में, एक में एजिटेटेड होगा, एक में इरिटेटेड होगा, एक में एजिटेटेड होगा, एक में इनएप्रोप्रिएट होगा, एक में अप्रोप्रिएट होगा। ऑटोमेटिक एप्रोप्रिएट अलॉन्ग विथ पर्पसफुल एप्रोप्रिएशन देखा जाएगा। फिजियोथेरेपी असेसमेंट की बात करें टीबीआई में अगर, तो हमने जीसीएस और आरएलएस के मदद से, रैंचो लॉस अमीगो स्केल की वजह से हम कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास मोटर आएगा। तो मोटर में आप लोग जानते हैं, हम लोग सबसे पहला टोन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। हमको उससे स्पास्टिसिटी पता चल जाती है। पावर के लिए हम लोग एमआरसी यूज करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस एग्जामिनेशन की पूरी वीडियो है, वो देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस चेक करने का तरीका सिंपल है, दैट इज बर्ग बैलेंस स्केल एंड डायनेमिक गेट इंडेक्स। ठीक है। ये दो तरीके से हम पेशेंट का बैलेंस देख लेंगे। गेट चेक करने के लिए हम पेशेंट में 10 मिनट वॉक टेस्ट और 6 मिनट वॉक टेस्ट करा सकते हैं। ठीक।
फंक्शनल और फंक्शन जानने के लिए या फंक्शनल टेस्ट कराने के लिए हम लोग डीआरएस या बार्थेल इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीआरएस और बार्थेल इंडेक्स हम यूज करेंगे। डीआरएस का मतलब होता है डिसेबिलिटी रेटिंग स्केल। और अगर हम लास्ट स्केल की बात करें, लास्ट में हम एक प्रॉपर टीबीआई के असेसमेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो टोटल मोटा मोटा सा असेसमेंट लेने के लिए हम लोग फंक्शनल इंडिपेंडेंट मेजर्स का यूज कर सकते हैं, दैट इज फिम। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी चीजें रिहैबिलिटेशन में असेसमेंट टूल की तरह बनेंगी। अब इसके बाद हम समझेंगे कि टीबीआई के पेशेंट का अर्ली मोबिलाइजेशन कैसे कराते हैं। तो अर्ली मोबिलाइजेशन कराने से पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, जो कि हमने क्राइटेरिया पीछे समझा था कि आईसीपी हमारा 20 से कम होना चाहिए, सीपीपी हमारा 60 से, ये दोनों ऑफ एच में रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सीपीपी हमारा 60 से ज़्यादा चल जाएगा, 60 से कम नहीं होना चाहिए। अलॉन्ग विथ हमको ये देखना है कि कोई भी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी ना हो, या अगर हुई हो तो वो स्पाइनल इंजरी ठीक हो गई, पहला क्राइटेरिया। अर्ली मोबिलाइजेशन एक एविडेंस बेस्ड तरीका है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन एक एविडेंस बेस्ड तरीका है, और अगर कॉम्प्लिकेशन इससे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि डीवीटी, निमोनिया या कॉन्ट्रैक्चर, तो करना चाहिए, बट बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि आईसीपी आपका बढ़ना नहीं चाहिए। प्रोग्रेशन की बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले आप हेड एलिवेट कराएंगे अबाउट 30 डिग्री तक। पहली चीज, आपने हेड एलिवेट कराया 30 डिग्री तक। इसके बाद आप हेड एलिवेट के बाद पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा सकते हैं सारे जॉइंट्स का, अलॉन्ग विथ स्टैंडिंग। पहले आप सिटिंग कराइए, नॉर्मल सिटिंग। सिटिंग के बाद बेड साइड सिटिंग कराइए, मतलब बेड के किनारे पैर लटका के बैठाइए। उसके बाद स्टैंडिंग करा सकते हैं आप पेशेंट को। एंड जब स्टैंड करने लगे, प्रेशर लेने लगे, तो आप स्टैंडिंग को और स्टेबलाइज कराने के लिए सिट टू स्टैंड कराएंगे, और उसके बाद हल्का वॉक कराएंगे। ये हमारा अर्ली मोबिलाइजेशन का पूरा स्टेप्स है, अलॉन्ग विद द क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव टू फॉलो। अब बात करें, ये पहली चीज हो गई सेंसरी अर्ली मोबिलाइजेशन में।
दूसरा, हम लोग रिहैबिलिटेशन में सेंसरी स्टिमुलेशन करेंगे। सेंसरी स्टिमुलेशन मोस्टली कोमा के पेशेंट के लिए करेंगे, और नॉर्मल पेशेंट के लिए भी कर सकते हैं, बट मोस्टली कोमा के पेशेंट में ही करेंगे। इसमें हम इन टोटल 4 चीजें यूज करेंगे। अगर ये 4 हो जाती हैं तो इन टोटल 5 हो जाएंगी, 5 चीजें यूज करेंगे अगर ये 4 पे आउटपुट आपको अच्छा मिल रहा। पहली चीज ऑडिटरी, दूसरी विजुअल, तीसरी टैक्टाइल, चौथी ऑल्फैक्टरी। ऑडिटरी में पेशेंट की ऑडिटरी स्किल को स्टिमुलेट करके with the help of any meaningful words in his life आप स्टिमुलेट करेंगे कि पेशेंट का ऑडिटरी सिस्टम सही है कि नहीं है। विजुअल स्टिमुलेशन के लिए आप किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट या फैमिलियर फोटोज जो उसकी हों उसको दिखा के स्टिमुलेट करेंगे। टैक्टाइल में आप टच कराएंगे, डिफरेंट टेक्सचर्स को और टेम्परेचर से भी करा सकते हैं। ऑल फैक्ट्री में आपको स्मेलिंग करानी है, जैसे कि स्मेल चेक कर सकते हैं आप अमोनिया। अगर जब अमोनिया की स्मेल अगर पेशेंट को कराएंगे और पेशेंट को नॉशियस फील होगा तो इससे पता चल जाएगा कि ऑल फैक्ट्री स्टिमुलेशन अच्छा है। ठीक, और ये चारों कराने के बाद हम नेक्स्ट में प्रोप्रियोसेप्शन देखेंगे, जिसमें हम पेशेंट का ये देखेंगे कि वेट और पैसिव मूवमेंट कैसा हो रहा है, मतलब पेशेंट की वेट बेयरिंग और पैसिव मूवमेंट देखेंगे। जब ये कोमा के पेशेंट में कराते हैं तो ये सब में क्यों देखा जाता है? भैया पेशेंट कोमा से बाहर भी तो आएगा, ठीक है? तो सेंसरी स्टिमुलेशन आफ्टर कोमा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतनी सी बात समझ गए? ठीक, इसका भी सेशन जो है 20 से 30 मिनट का चलेगा, 2-3 दिन पर डे पे चल सकता है। कुछ खास एविडेंस ऐसे पाए नहीं गए हैं, बट फॉर द सेक ऑफ स्टिमुलेशन आपको ये चीज़ें पेशेंट से करानी पड़ेंगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास पोजीशनिंग आ जाएगी। पोजीशनिंग में इसमें लिख देते हैं लेस एविडेंस्ड। पोजीशनिंग में आपका मेन गोल प्रेशर अल्सर कॉन्ट्रैक्चर और स्पास्टिसिटी को देखना है। प्रेशर अल्सर, कॉन्ट्रैक्चर्स, कॉमर्स स्पास्टिसिटी को मैनेज करते हुए पोजीशन कराएंगे। इसमें हम
रेगुलर पोजिशनिंग कराएंगे हर 2 घंटे पे पोजीशनिंग होगी, बार बार पोजीशन चेंज होगी। 30 डिग्री बेड एलिवेशन रहेगा टू मैनेज दी आईसीपी। और मैट्रेस, इसमें जो मैट्रेस होती हैं जिससे प्रेशर रिलीविंग मैट्रेस कहते हैं, एयर वाली मैट्रेस जो होती हैं वो यूज करेंगे। अलॉन्ग विथ हम एंटी स्पास्टिक पोजीशन, एंटी स्पास्टिक पोजीशन ये अलग अलग तरीके से होती है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाएंगे। एंटी स्पास्टिक पोजीशन की अगर बात करें तो अगर हम शोल्डर में जाएं, दैट इज एसएच, तो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन अलोंग विथ रिट्रैक्शन होता है। एक्सटर्नल रोटेशन विथ री में पीछे प्रोट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन विथ प्रोट्रैक्शन शोल्डर के लिए। एल्बो के लिए और रिस्ट के लिए आप क्या करेंगे, एल्बो को आप एक्सटेंशन पे रखेंगे और रिस्ट भी न्यूट्रल रखेंगे, ना एक्सटेंडेड रहेगी ना फ्लेक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो एल्बो एक्सटेंशन में रहेगी और हो सके तो रात में स्प्लिंट पहना सकते हैं इन पेशेंट्स को। अलॉन्ग विथ अगर हम हिप की बात करें तो हिप स्लाइट अबडक्शन में रहेगा, थोड़ा सा अबडक्शन में रहेगा, थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइट अबडक्शन। बट कोई भी तरीके का इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन हिप में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करें नी और एंकल की, तो नी और एंकल, सो एंकल में आपको पेशेंट डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेगा, पेशेंट का एंकल जो रहेगा डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेगा, और नी में स्लाइट फ्लेक्शन रहेगा। क्या रहेगा, स्लाइट फ्लेक्शन, थोड़ा सा फ्लेक्शन रहेगा, ठीक है, हल्का सा फ्लेक्शन है। इतनी सी बात पोजीशनिंग की समझ में आ गई। पोजीशनिंग टीबीआई के पेशेंट की कैसी होगी, 30 डिग्री बेड एलिवेशन रहेगा, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन और प्रोट्रैक्शन में रहेगा, स्कैपुलर ब्लेड जो रहेगी प्रोट्रैक्टेड रहेगी, एल्बो एक्सटेंशन में रहेगा, हिप अबडक्शन में रहेगा, स्लाइट अबडक्शन में, नी स्लाइट फ्लेक्शन में रहेगा और एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेगा। It is done to prevent the contracture, pressure ulcer and reduce the spasticity of the patient. पोजीशनिंग की समझ गए, पोजीशनिंग में क्या होगा। चौथा हमारे पास कह सकते हैं रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट आ जाए। तो रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट जो है ये जरूरी है, और पेशेंट को कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी पेशेंट में एस्पिरेशन की वजह से निमोनिया हो जाता है, तो आपको रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अलॉन्ग विद जब पेशेंट बहुत लंबे टाइम से बेड रेस्ट पे रहता है तो एलेक्टेसिस हो जाता है, और जो सिक्रीशन होती है वो भी पूलिंग होने लगती है क्योंकि कॉन्शियसनेस कम रहेगा, तो इसके वजह से एलेक्टेसिस और पूलिंग ऑफ द सिक्रीशन इकट्ठा होने लगेगी एक जगह पे सिक्रीशन, ठीक है।
अगर हम टेक्निक की बात करें तो परकशन प्लस वाइब्रेशन दे सकते हैं। अगर ज्यादा कफ बन रहा है, परकस प्लस वाइब्रेशन दे सकते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कफ बन रहा है, और उसके बाद सक्शनिंग भी करा सकते हैं अगर नीडेड है तो। ठीक। इसके साथ साथ आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करेंगे। और ट्रीटमेंट करने से पहले आपको तीन चीजें ध्यान देनी है कि हेड डाउन ना जाए, आईसीपी रेज्ड ना हो, along with पेशेंट का SpO2 मॉनिटर्ड रहे। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 92 तक सैचुरेशन, 92 के ऊपर सैचुरेशन में, 92 93 के ऊपर सैचुरेशन में। ठीक है। और अगर कम है तो आप किसी कंसल्टेंट से पूछ के फिर भी चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट आप कैसे कराएंगे ये आपको समझ में आ गया पेशेंट में। अब इसके साथ साथ अगर पेशेंट का मोटर रिहैबिलिटेशन कराना है तो कैसे कराएंगे। तो मोटर रिहैबिलिटेशन में आप ये चेक करेंगे कि पेशेंट को हेमीप्लीजिया है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हेमीप्लीजिया है या एटैक्सिया है। ठीक। इन टोटल 4 कंडीशन बनती है, along with spasticity और गेट। तो ये आपका मोटर रिहैब में आएगा। हेमीप्लीजिया के लिए आप टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग और वही सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जो स्ट्रोक में फॉलो होती है, along with फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। एटैक्सिया के लिए आप कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, फ्रेंकल्स एक्सरसाइज, कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग along with बैलेंस में प्रोग्रेशन और वेट बेयरिंग डिवाइसेस यूज करेंगे। स्पास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो स्पास्टिसिटी के टाइम पेशेंट का हमने बता दिया है, ब्यूटिलिन टॉक्सिक इंजेक्शन के साथ साथ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। तो BTI के बाद फिजियोथेरेपी पेशेंट से की कराएंगे। ठीक। along with prolonged stretching, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर और कास्ट यूज कर सकते हैं। गेट रिहैबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो डुअल टास्क ट्रेनिंग,
बॉडी वेट सपोर्टेड ट्रेडमिल, along with ऑब्स्टेकल के साथ मैनेज आउट करेंगे। ये हमारा मोटर रिहैब हो गया है। इसके बाद हम कॉग्निटिव की रिहैब की बात करें तो कॉग्निटिव में अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव, सोशल, एग्जीक्यूशन। अटेंशन, मेमोरी, कॉग्निशन एंड अटेंटिव। बेसिकली ये आपका जो अटेंशन के लिए चीजें होंगी, इसमें आपको एपीटी की मदद लेनी होगी, दैट इज अटेंशन प्रोसेसिंग ट्रेनिंग। अटेंशन कैसा है, डिवाइडेड है, अनडिवाइडेड है, क्या पेशेंट कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी आपको। मेमोरी की बात करें, मेमोरी के लिए आप डायरी और रिमाइंडर्स यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद आप जितने दिन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या आप उनसे खुद ही पूछें कि आपका क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो बताएं। कॉग्निशन में हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन समझा था, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और RWFT, इन बेसिक की कॉग्निशन में नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में हम डालते हैं क्योंकि उसके कॉग्निशन के अंदर ही का पार्ट है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, तो हम RWFT, दैट इज रियल वर्ड फंक्शनल टास्क या ट्रेनिंग कराएंगे, अलॉन्ग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, ये हमारा अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव का मसला है। इसके बाद हम पेशेंट का ओवरऑल असेस करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना यही सब करा के, कि पेशेंट में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, देखिए पोजीशनिंग भी एविडेंस बेस्ड है, पोजीशनिंग कराना जरूरी है, ये भी समझिएगा। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट भी जरूरी है, एसेंशियल है। मोटर रिहैब भी एविडेंस बेस्ड है, अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेशन भी एविडेंस बेस्ड है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं एक्सेप्ट सेंसरी स्टिमुलेशन, इसमें कॉकरैन के बहुत कम एविडेंस पाए। तो रिहैबिलिटेशन की ये 6 पार्ट आप समझें, अर्ली मोबिलाइजेशन, सेंसरी स्टिमुलेशन, पोजीशनिंग, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट, मोटर रिहैब, कॉग्निटिव। अब पेशेंट हो सकता है अर्ली मोबिलाइजेशन में ना हो, सेंसरी में हो, सेंसरी में ना हो, पोजीशनिंग उसकी बस आ गई, मतलब कोमा से उठ गया, पोजीशनिंग के बारे में करना है, रेस्पिरेटरी है, मोटर रिहैब है, तो उसको आप अपने हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वैरी करती हैं। इतनी सी बात समझ गए। पेशेंट में कुछ रेड फ्लैग दिखें तो फिजियोथेरेपी स्टॉप हो जानी चाहिए, जैसे कि रेज्ड आईसीपी, फीवर बढ़ा हुआ है, एक्सर्शन बहुत लग रहा है, एजिटेटेड है पेशेंट,
तो ये सब टाइम पे आपको फिजियोथेरेपी रोक देनी चाहिए या अगले दिन के लिए करानी चाहिए। और ये सब का रिकॉर्ड ज़रूर रखें कि आईसीपी अगर बढ़ा तो कब बढ़ा था, आपके आने से पहले कि आपके आने के बाद, आपके कराने से शुरू हुआ था कि नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री एक ज़रूरी चीज़ होती है फॉर डायग्नोसिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज़। अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आप डॉक्टर से बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपी से पहले पेशेंट को हाई फीवर विद रेज्ड आईसीपी देखने को मिला, इसीलिए मैंने फिजियोथेरेपी नहीं कराई थी। आपने उससे टाइम बताया, आपने पेशेंट का नेचर एसेस करके बता दिया, तो डॉक्टर को ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का ही सब ड्यूरल एंड एपीड्यूरल हेमाटोमा उठाएंगे और उसे कवर करेंगे। ठीक, अभी टॉपिक बहुत अच्छे खासे बचे हुए हैं, तो टीएससीआई, ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और सब ड्यूरल हेमाटोमा, इसके बाद स्टार्ट हो। इसके बाद तो डायरेक्ट सब ड्यूरल और एपीड्यूरल ही सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। तो बस यही था ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का रिहैब, सारी कंडीशंस, हमने बहुत सी चीज़ें समझी इसमें, जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो रही है तो एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, रोटेशनल डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, सीवियरिटी में जीसीएस हमने आज पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, कुछ रीजन पढ़े जहाँ पे मसले आएंगे, मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरफ से आएंगे, कूप काउंटर कूप तो नहीं है, आगे से पीछे तो नहीं है, रोटेशनल तो नहीं है, कंट्यूजन तो नहीं है, दैट इज ब्रूसिंग, ठीक है, वैस्कुलर तो नहीं है जैसे कि एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सबएरेक्नॉइड हेमरेज हमारे होते हैं। उसके बाद हमने पूरा मैकेनिज्म समझा कि इंजरी आगे बढ़ी कैसे, कैस्केड कैसे हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझा इसमें कैस्केड होने की वजह से हमको और क्या सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने हर्निएशन सिंड्रोम पढ़ा। तो हर्निएशन सिंड्रोम में हमने ये समझा कि अनकल, सेंट्रल, टॉन्सिलर और सिंगुलेट हर्निएशन या सब फैल्काइंस हर्निएशन क्या होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारा जो एक तरह से हम कहें टॉन्सिलर हर्निएशन था, जिसमें आपका जो सेरिब्रल टॉन्सिल हर्निएट कर जाएगी फोरेमन मैग्नम से, और फोरेमन मैग्नम में कंटेंट आ जाएगा, इसी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेशर पड़ेगा और मेड्यूला कंप्रेस होने की वजह से आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो हमने कुछ बायोमार्कर्स भी समझे विद एमआरआई। हमने एमआरआई में इन टोटल ये समझा कि सीटी से बेटर होता है टीबीआई में एमआरआई, चाहे हम डाई की बात करें, कॉन्ट्यूजन की बात करें या ब्रेन स्टेम इंजरी अलोंग विद पोस्टीरियर फोसा, ये सब में दिक्कत आती है जब तो एमआरआई पता कर लेता है विद द हेल्प ऑफ T1, T2 फ्लेयर, T2 GRE, DW1 एंड DTI, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने समझी। हमने रैंचोज लॉ से मिको स्केल तो पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट हमने ये समझ लिया कि इनकी लेवल टोटल 10 होती हैं, जिसमें से पहली, दूसरी और तीसरी जो है वो रिस्पॉन्स के लिए होती है, चौथी, पांचवी और छठी कंफ्यूजन के लेवल की होती है, सातवीं, आठवीं जो आपकी एप्रोप्रिएट या पर्पसफुल जो चीज़ें होती हैं उसके लिए होती हैं, और नवीं, दसवीं आपका कोई भी ऐसा पर्पसफुल या एप्रोप्रिएट असिस्ट जिससे पेशेंट इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंचे, तो वो उसमें आता है।
इतनी सी बात समझ गए। तो ये हमारा टॉपिक दैट इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ये खत्म हो गया है। इसके बाद अब हम एपिड्यूरल हेमाटोमा शुरू करेंगे और सब ड्यूरल भी उसी में कवर रहेगा। थैंक यू।